Hello student, welcome to Mother Swaganda College online classes. Good morning to all of you. Student, today we are going to start English grammar. In English grammar, I will teach you verb. Before you have read active and passive voice and sentence, change of sentence, part, subject and predicate, etc. But today I will teach you verb. Verb means होता है क्रिया. तो आप जानते हैं कि वर्ब का प्रयोग जो है बिना वर्ब के आप किसी भी वाक्य को बनाना आपके लिए मुमकिन होता है, मुश्किल होता है, क्योंकि हर एक वाक्य में किसी भी प्रकार का हम सेंटेंस बनाएंगे तो हमें वर्ब की आवश्यकता होगी. बिना वर्ब के हम किसी भी वाक्य को क्रिएट नहीं कर सकते, और अगर हम क्रिएट करते भी हैं तो फिर वो वाक्य नहीं होगा, या तो फिर वो फ्रेज होगा, फ्रेज के रूप में होगा, और या फिर फ्रेज ही होता है, और अगर वर्ब है तब वो सेंटेंस होता है. तो इस तरीके से बिना वर्ब के हम वाक्य का निर्माण नहीं कर सकते हैं. तो इस वर्ब को हम कई तरीके, इसके 4 पार्ट होते हैं. इन 4 पार्ट को हम एक एक करके हम इसका अध्ययन करेंगे, जिसमें से आप जानते हैं कि आप सभी बच्चे हिंदी के ट्रांसलेशन पढ़े होंगे. तो उस जो ट्रांसलेशन के टेंस के अनुसार जो है हम वर्ब का इस्तेमाल करते हैं. यानी जो भी टेंस होता है, चाहे प्रेजेंट इंडिफिनिट है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, इस तरीके से प्रेजेंट इंडिफिनिट में जैसे देखते हैं तो V1 लगता है, पास्ट इंडिफिनिट में लिखते हैं V2 लगता है, प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट में अगर बात करते हैं या परफेक्ट की बात करते हैं तो उसमें V3 लगता है. तो इस तरीके डिफरेंट तरीके से हम वर्ब का इस्तेमाल करते हैं. ये हमारे बोर्ड एग्जाम में, इलाहाबाद बोर्ड एग्जाम में एक वर्ब की भरने के लिए आता है, तो उसमें ऑप्शन ब्रैकेट में देता है वर्ब भरने के लिए. तो इसको जानने के लिए ये जब तक हम किसी टेंस नहीं आते तब तक हम उस वाक्य को कंप्लीट नहीं कर पाते. तो आज हम थोड़ा वर्ब के बारे में अध्ययन करेंगे. वर्ब को हम 4 पार्ट में बांटते हैं. यानी पहले नंबर पे हम लिखते हैं इंट्रांसिटिव वर्ब, और दूसरे नंबर पे हम ट्रांसिटिव वर्ब, और तीसरा है लिंकिंग वर्ब, और चौथा है आपका एक्सेलरी वर्ब. तो ये होता है इंट्रांसिटिव वर्ब, ट्रांसिटिव वर्ब, लिंकिंग वर्ब और एक्सेलरी वर्ब. जिसमें से अगर हम इसकी बात करते हैं ट्रांसिटिव वर्ब का, तो ट्रांसिटिव वर्ब वो होता है जिसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता. तो इसको सीधे एक लैंग्वेज में, एक सेंटेंस में हम ये समझ लेंगे, ट्रांसिटिव और इंट्रांसिटिव के बीच में दोनों का डिफरेंस यही होता है कि अगर किसी वर्ब में, किसी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट दिया हो तो वो ट्रांसिटिव वर्ब है, ऑब्जेक्ट ना दिया हो तो इंट्रांसिटिव. जैसे हमने ये कहा कि इसके लिए हम अगर हम करते हैं कि ही प्लेज इन द फील्ड, ऐसे मान लीजिए हमने लिख दिया. ठीक है, ही प्लेज इन द फील्ड, वो मैदान में खेलता है. अब यहाँ पे अगर वाक्य में हमने क्या और किसको शब्द का प्रयोग किया और उसका उत्तर मिल जाता है तो वो ट्रांसिटिव वर्ब है, और वो उत्तर नहीं मिलता तो वो इंट्रांसिटिव. जैसे यहाँ पे कह रहे हैं ही प्लेज इन द फील्ड, वो मैदान में खेलता है. तो हम प्रश्न करते हैं क्या खेलता है, तो कोई जवाब नहीं मिलता. जब कोई जवाब नहीं मिलता तो इसका मतलब ये जो क्रिया है वो क्या है, यहाँ पे ट्रांसिटिव वर्ब है, क्योंकि वर्ब यहाँ है. और अगर इसी जगह हम ये लिख देते हैं कि ही प्लेज, मैंने लिखा ही
sings a sweet song on the stage। ये मैंने लिखा कि सिंग्स ए स्वीट सॉन्ग ऑन द स्टेज, वो स्टेज पर एक मधुर गीत गाता है। तो इस तरीके से यहाँ पे जो वर्ब आई हुई है, अब इस वर्ब में हम क्या का प्रश्न करते हैं, पहला कि वह एक स्टेज पर जो है मधुर गीत गाता है, वो क्या गाता है, वो क्या गाता है, एक मधुर गीत। तो इसमें उत्तर मिल गया हमको एक मधुर गीत। ये स्वीट सॉन्ग मिल गया। जब स्वीट सॉन्ग यानी वो मिल गया तो ये स्वीट सॉन्ग का मतलब कौन सा हुआ, इसमें जो ये वर्ब है वो आपका ट्रांजिटिव वर्ब है। तो ये इस तरीके से बेसिक चीजें हैं जिनको हमें समझना है कि किस सेंटेंस में हमें किसमें ट्रांजिटिव वर्ब है, किसमें इंट्रांजिटिव वर्ब है। तो इंट्रांजिटिव वर्ब के रूप में हम ऐसे जानते हैं। इसी प्रकार से लिंकिंग वर्ब की बात अगर हम जब करते हैं तो लिंकिंग वर्ब में आपका जो हेल्पिंग वर्ब होती है इज, आर, एम, इसको हम उस तरीके से लिखते हैं। वर्ब के अंदर का जो आने वाले सेंटेंस वर्ब होती है वो इज, एम, आर, वाज और वर, ये होती है। जैसे हम ये कहें कि ही इज ए बॉय, ही इज ए बॉय। अब यहाँ पे ये क्या है, ये लिंकिंग वर्ब के रूप में काम कर रहा है, ये आपका लिंकिंग वर्ब है। और दूसरा हम ये कहें कि शुगर टेस्ट स्वीट, अगर हम ये कहें शुगर टेस्ट स्वीट, ठीक है। तो ये इस तरीके से शुगर जो है का स्वाद क्या है, मीठा है। तो यहाँ पे भी ये वर्ब क्या है, ये आपका लिंकिंग वर्ब के रूप में काम करता है। इसी के बाद में जो आपका दूसरा वर्ब है एक्सिलरी वर्ब। तो एक्सिलरी वर्ब को हम दो भागों में डिफाइन करते हैं। एक होता है आपका, दो भागों में हम करते हैं, ये एक होता है प्राइमरी एक्सिलरी और दूसरा होता है आपका मॉडल एक्सिलरी। ये प्राइमरी एक्सिलरी और मॉडल एक्सिलरी। तो ये जो एक्सिलरी वर्ब है वो आपके दो पार्टों में डिवाइड होता है, मॉडल एक्सिलरी और प्राइमरी। जो ये प्राइमरी एक्सिलरी होती है, इस प्राइमरी एक्सिलरी को हम इसको बी के रूप में डिनोट करते हैं और डू के रूप में डिनोट करते हैं और हैव के रूप में। ये अगर उसमें ब्रैकेट में बी लिख करके आता है तो इस बी का मतलब ये होता है कि इज, एम, आर, वाज, हुआ। और अगर डू लिख के आता है तो वो टेंस के अनुसार हम इसका प्रयोग करते हैं। हम इसको डू भी लिख सकते हैं, डज भी लिख सकते हैं और डिड भी लिख सकते हैं। यानी अगर वो आपके पास्ट टेंस का है तो डिड लिखेंगे, या वाज लिखेंगे, वर लिखेंगे। प्रेजेंट टेंस का है तो डू या डज लिखेंगे, इज, एम, आर लिखेंगे। इस तरीके से प्रयोग किया जाए। इस तरीके हैव जब आता है तो इसमें भी हम यूज करते हैं हैज, हैव और हैड। ये तो बच्चों ये इस तरीके से जो प्राइमरी एक्सिलरी है ये 3 स्टेप से इसको डिनोट किया जाता है। इनमें से ये वर्ब का प्रयोग किया जाता है। इसमें तो हम आपका जो मेन वर्ब के रूप में भी है वो भी काम करती है, ठीक है। कभी कभी जैसे हैज, हैव, हैड आता है तो वो रखना करते हैं तो वो भी कभी कभी उस तरीके का भी इस्तेमाल किया जाता है। हम इसको एग्जाम्पल के तौर से अगर देखें, सी हैड डन द वर्क अगर हम लिखते हैं, अगर हम इसके लिखते हैं ये कि हम लिखें शी हैड डन द वर्क, शी हैड डन द वर्क। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे ये जो डन है ये हैड का प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पे इस तरीके भी हम वर्ब का प्रयोग करते हैं। तो ये रहा आपका प्राइमरी एक्सिलरी।
प्राइमरी एक्सिलरी के बाद हम इसमें मॉडल एक्सिलरी का भी अध्ययन करेंगे। मॉडल एक्सिलरी में आप जानते हैं ये इस तरीके से आपका बनता है मॉडल एक्सिलरी। मॉडल एक्सिलरी में आपका इसके अंतर्गत जो आता है वो आपके जैसे विल है, शैल है, वुड है और शुड है और मे है, माइट है, कैन है, कुड है, शुड तो हो चुका, मस्ट है, ऑट है, यूज्ड टू, ऑट टू, नीड है और डेयर। तो बच्चों ये इस तरीके से हमारे कुछ वर्ब्स होते हैं, कुछ मॉडल एक्सिलरीज हैं जिनका प्रयोग हम करते हैं। ये आपका मॉडल एक्सिलरी जो है इस तरीके से प्रयोग किए। जैसे हम इसमें अगर हम एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो हम इसमें जैसे हम लिख सकते हैं कि अब होता क्या है कि ये सब विल, शैल, वुड, शुड, अब इनका आप प्रयोग जानते हैं कि विल और शैल का प्रयोग आप कहाँ पे करते हैं? फ्यूचर टेंस में करते हैं। आप जानते हैं कि आई और वी, अगर आई और वी के साथ में किसका प्रयोग करते हैं? शैल का। बाकी जितने भी सब्जेक्ट होते हैं वो जितने भी प्रोनाउन होते हैं, नाउन या प्रोनाउन होते हैं, उनके साथ में किसका प्रयोग करते हैं? विल का, यानी सिंगुलर नंबर के साथ में हम यहाँ पे। लेकिन एक कभी कभी एक ऐसी स्टेज आती है कि जहाँ पे हमें इनका आई वी के साथ में भी हमें विल का प्रयोग करना पड़ता है। लेकिन ऐसी कंडीशन में ये होता क्या है कि इसमें किसी प्रकार का डिटर्मिनेशन, कोई दृढ़ संकल्प या कि जैसे मुझे ये काम अवश्य करना है, ठीक है। अगर हम ये लिखें आई विल डू दिस वर्क, ठीक है। अब आई विल डू दिस वर्क, ठीक है, तो इसका मतलब ये मुझे ये काम अवश्य करना होगा, ठीक है। इसका काम हो गया मुझे ये काम अवश्य, यानी कंपल्सन होता है, अनिवार्यता हो जाती है। जब अनिवार्यता हो जाती है, किसी काम को दृढ़ निश्चय हो जाता है, तो वहाँ पे हम इसको जस्ट अपोजिट वर्ड का प्रयोग करते हैं। इसी तरीके से जब विल और शैल, अगर जनरली ये होता है कि हम आई और वी के साथ में शैल, लेकिन अगर कभी ही आ जाता है और ही के साथ में भी हम किसका प्रयोग कर देते हैं? शैल का प्रयोग कर देते हैं। तो उस कंडीशन में भी हमारे पास में क्या होता है कि वहाँ पे हम वाक्य में कंपल्सन हो जाता है, अनिवार्यता हो जाती है, दृढ़ता हो जाती है, तब हम वहाँ जाकर के उसका उस तरीके से इस्तेमाल करते हैं। और इसी तरीके वुड और शुड का भी प्रयोग किया जाता है, यानी वुड और शुड में से क्या होता है कि जो शुड का प्रयोग होता है, ठीक है, या वुड का होता है, वो विल का पास्ट टेंस होता है आपका वुड, और शुड शैल का पास्ट टेंस शुड होता है। तो इस तरीके से वुड और शुड का इनके टेंस में प्रयोग करते हैं उसी अर्थ में। और दूसरा ये होता है शुड का अर्थ जो होता है वो चाहिए के अर्थ में भी किया जाता है। जैसे मैंने कहा ही शुड डू दिस वर्क रेगुलरली, जैसे मैंने कहा ही शुड डू दिस वर्क रेगुलरली, ये उसे जो है ये काम नियमित रूप से करना चाहिए। तो यहाँ पे क्या हुआ? He should do this work regularly। तो बच्चों ये इस तरीके से कुछ वाक्य हैं जो हमारे इनको हम हल कर सकते हैं। इसी तरीके से मे का मतलब ये होता है में सकना होता है, और ये मे और मे का पास्ट टेंस जो होता है वो माइट होता है।
और इनको भविष्य के बारे में जो वर्णन किया जाता है उसका प्रयोग करते हैं मे और माइट का। इस तरीके कैन यानी कैपेसिटी के लिए, क्षमता के लिए आई कैन डू दिस, ठीक है। मैं जैसे मैंने कहा हम ये लिख सकते हैं मैं ये काम कर सकता हूँ, तो हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं जब किसी के लिए हम बिल्कुल कैपेसिटी के लिए यानी कैन का जो है वो कैपेसिटी क्षमता को दर्शाता है। कैपेसिटी के लिए जैसे हम ये कहें आई कैन सॉल्व दिस सम, ठीक है। तो इस तरीके से ये हम इसको लिख सकते हैं आई कैन सॉल्व दिस सम। ये आपका क्या हो जाएगा, ये दर्शाता है कि मैं इस प्रश्न को हल कर सकता हूँ। इसका मतलब मेरी क्षमता है, मेरी कैपेसिटी है, मैं इसको कर सकता हूँ। इसी प्रकार से कुड में भी होता है, तो कैन का जो पास्ट टेंस होता है वो आपका कुड का इस्तेमाल किया जाता है। मस्ट जो होता है वो अनिवार्यता के लिए किया जाता है, जब किसी चीज में कंपल्सन होता है, अनिवार्यता हो जाती है तो, और एक नैतिक कर्तव्य के रूप में होता है, तब वहाँ पे हम मस्ट का प्रयोग करते हैं। इसी तरीके आर्ट में होता, आर्ट मीन्स भी चाहिए होता है, जब कर्तव्य प्राण के लिए किया जाता है, कर्तव्यता के लिए होता है, तब यहाँ पे यूज्ड का प्रयोग किया जाता है, और आर्ट का प्रयोग किया जाता है। और जब यूज्ड टू की बात आती है, यूज्ड टू में का प्रयोग जो है हम आदत प्रकट करने के लिए हम यूज्ड टू का प्रयोग करते हैं। नीड और नीड में जो होता है वो जब किसी चीज़ की आवश्यकता होती है तो उस आवश्यकता में हम इसका प्रयोग करते हैं। और एक इसमें था डेयर। डेयर जो होता है वो जब कभी साहस की बात आती है, साहस का प्रयोग करने के लिए जब साहस दर्शाता है तो वहाँ पे हम डेयर प्रीपोजिशन का प्रयोग, डेयर मॉडल एक्सिलरी का प्रयोग करते हैं। तो बच्चों ये आपका एक वर्ब था, और इस वर्ब में हम आपको सभी वर्ब आपको मॉडल एक्सिलरी तक बता दिए हैं। इसके बाद इससे संबंधित जो आपका पेपर में जो आता है वो जनरली ये आता है कि इसको वर्ब के रूप में हम कैसे रखते हैं। ये तो एक बेसिक था, लेकिन ज़्यादातर जो बोर्ड पेपर में आता है वो ये आता है कि ब्रैकेट में वर्ब देगा और आपसे पूछेगा कि ये किस वर्ब के रूप में वर्ब को हम कैसे करते हैं। तो वर्ब में प्रायः हम ये देखना है, ये तो इस तरीके से वर्ब के रूप में था, लेकिन जो परीक्षा में हमको पढ़ना है वो ये है कि हमें टेंस के अकॉर्डिंग, ठीक है, अकॉर्डिंग टू टेंस, ठीक है। अकॉर्डिंग टू टेंस जो है हम वो वर्ब का प्रयोग करते हैं, ठीक है। अकॉर्डिंग टू टेंस हम वर्ब का प्रयोग करते हैं। जैसे जनरली हम देखते हैं कि अगर प्रेजेंट की बात आती है, इसके पहले मैंने प्रेजेंट की बात आती है, तो प्रेजेंट टेंस में आपको V1 भी लगता है, और इसमें V1 के रूप में एक तो ये हो गया, दूसरा V1 प्लस ING के रूप में होता है, ठीक है। और अगर इसी में अगर वो परफेक्ट के रूप, प्रेजेंट परफेक्ट अगर वो आपका परफेक्ट के रूप में होता है, परफेक्ट में होगा तो आपका V3 लगेगा, और इसके साथ साथ में इसके पहले हैज लगेगा, यानी हैज या हैव प्लस V3, ठीक है। और अगर इसी में परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की बात आती है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यानी हैज ऑब्लिक हैव प्लस बीन प्लस V1 प्लस ING, मतलब इस फॉर्म पे होता है, ठीक है। अगर हमें इससे संबंधित कुछ एक्सरसाइज अगर हम देखें तो आपको ये बात समझ में आ जाएगी कि हाँ वर्ब का इस्तेमाल करने के लिए कैसे वाक्य में प्रयोग किया जाता है। अब जैसे मान लीजिए हमने लिखा, ये मैंने लिखा कि हैज टीच वर्क, अब मैंने ये लिखा और ब्रैकेट में दिया है कंप्लीट। ये खास तौर से परीक्षा में जो आता है वो इस तरीके से आता है,
ये वर्ब ब्लैंक रहेगी और यहाँ पे पूछेगा कि यहाँ पे कौन सी वर्ब आएगी। तो यहाँ पे दिया हो ही हैज दिया है। अब आपको समझना है कि चूंकि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य हुआ हैज हैव के साथ में, अभी हमने बताया कि उसको V3 लगता है, तो इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा कंप्लीटेड, कंप्लीटेड यानी कि आपका कंप्लीट था, यहाँ पे V3 हो जाएगा। इसी तरीके से अगर हम ये कहें कि आई खाली स्थान ये ब्रैकेट में मान लीजिए मैंने लिखा रीड, ये लिखो। तो अब यहाँ पे हम क्या लेंगे आई ए बुक, इसका मतलब यहाँ पे रीड है तो ये रीड भरेंगे आई रीड ए बुक, तो आई रीड ए बुक सही है, ठीक है। आई रीड ए बुक या हम आई रेड ए बुक दोनों पढ़ सकते हैं। क्यों? क्योंकि रीड के दोनों यानी V2 और V1 एक ही रूप होते हैं, लेकिन प्रोनाउंसिएशन बदल जाता है। तो अगर इसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में करेंगे तो आई रीड ए बुक पढ़ेंगे, और अगर पास्ट में पढ़ेंगे तो आई रीड ए बुक मतलब हो जाएगा मैं एक पुस्तक पढ़ता हूँ या मैंने एक पुस्तक पढ़ी थी, तो वहाँ पे भी ये रेड हो जाएगा। तो इस तरीके से ये आपके वाक्य होते हैं। और अगर और उसमें देखें, जैसे कभी अभी मैंने बी के रूप में बताया, तो अगर हम ये कहें कि he blank ये ही ब्लैंक ए गुड सिंगर इन आवर सोसाइटी, वह हमारे सोसाइटी का एक अच्छा सिंगर है या था। हम कुछ भी इसमें लिख सकते हैं, क्योंकि ये ही कोई कंपल्सन नहीं है कि ही किसके लिए किया गया है। इसलिए अब यहाँ पे चूंकि बी आया है, इस बी का मतलब अभी आपको बताया गया, तो बी बराबर होता है इज, एम, आर, वाज और वर। यानी अब यहाँ पे ही है, सिंगुलर नंबर का है, इसमें हम इज का भी प्रयोग कर सकते हैं और वाज का भी प्रयोग कर सकते हैं। इस तरीके से हम इसमें ये दोनों वो तो टेंस के अनुसार हम भर सकते हैं कि वो हमारे समाज का एक अच्छा सिंगर है। तो बच्चों ये इस तरीके से कुछ प्रयोग करने के लिए आते हैं जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। इस तरीके से वर्ब आपको भरने होते हैं। बस बेटा आज की क्लास यहीं तक रहेगी। थैंक यू।